हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं शिफाली आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी जो है हम एक टॉपिक यानी कि आपका सेल टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक जो कि क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम जो आपके सामने शो हो रहा है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि क्या परिसंचरण तंत्र के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लेकिन मैं परिसंचरण तंत्र के बारे में आपसे बात करूं या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताऊं, तो जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब पहला इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि जो लेक्चर हमने 1 कवर किया था, तब मैंने आपको वहां बताया था कि किस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल सेल्स जब आपस में मिलती हैं तब जाके वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, एंड टिश्यू का फॉर्मेशन होने के बाद वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, एंड देन ऑर्गन का फॉर्मेशन होने के बाद वो बनाती हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपको यहाँ नाम में दिख रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका नाम दिया है सिस्टम। ऑलरेडी मैं आपको इस वर्ड से जो है वो बता चुकी हूँ कि सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, बट फॉर रिकैप 1 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि कहाँ तक सिस्टम तक कैसे आते हैं। तो जैसे आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा, यानी कि सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज शेल। शेल के आपस में बहुत सारी सेल्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं या मिलती हैं, तो इनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कहलाता है टिश्यू, और टिश्यू के स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन, यानी कि मानव के जो अंग हैं। तो कोशिका से निर्माण होता है किसका, ऊतक का, और बहुत सारे ऊतकों का जब आपस में वो एक साथ मिलते हैं तब निर्माण होता है आपके अंगों का, और यह अंग मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मतलब हुआ कि बहुत सारे अंगों का एक सिस्टम, यानी कि बहुत सारे अंगों का एक तंत्र जो आपका क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अंगों का तंत्र या अंग तंत्र। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तब ये बनाते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म या आपका जीव। ठीक, ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म या जीव। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अंग तंत्र जो है वो मानव में क्या कार्य करते हैं, या इन अंग तंत्रों का क्या कार्य है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले कोशिका से क्या बना, ऊतक से बने अंग। जब बहुत सारे अंगों को हमने एक ही साथ मिला दिया तब बन गया आपका अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र जो है वो मानव में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये है ह्यूमन। एक ह्यूमन में जो भी कार्य चल रहे हैं या जो भी फंक्शन हो रहे हैं, उन सारे फंक्शंस के लिए ह्यूमन में अलग अलग कुछ तंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बोला सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि परिसंचरण से आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। संचरण मतलब घूमना। अब आपको भी पता है कि आपके शरीर में कौन घूमता है, पूरी बॉडी में कौन फ्लो होता है, तो आपकी बॉडी में फ्लो होता है ब्लड। लेकिन आखिरकार ये ब्लड क्यों फ्लो कर रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है, तो वो अभी हम इस टॉपिक में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझिए कि जैसे मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा है आपका पाचन तंत्र, या इसे आप नाम बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से आपके बहुत सारे और तंत्र हैं, जैसे कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, एक्सक्रीटरी मतलब हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम या फिर आपका अंतःस्रावी तंत्र। इतने सारे, इससे भी और भी ज्यादा, जैसे कंकाल तंत्र और ये सारी चीजें हो गई। तो मानव में मैं बोल रही हूं हर एक चीज के बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, सिस्टम, या हर एक वर्ड के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तंत्र। जरा समझते हैं कि जैसे पाचन के आगे क्या लगा है, तंत्र, या डाइजेस्टिव के आगे क्या लगा है, सिस्टम, सर्कुलेटरी के आगे क्या लगा है, आपका सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन कराने के लिए मानव शरीर के कौन कौन से अंग जो हैं वो हेल्प करेंगे। मानव शरीर के ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो डाइजेशन यानी कि आपका पाचन कराने में मदद करेंगे। तो जब सारे इन ऑर्गन्स को आपस में मिला देंगे
इन सारे ऑर्गन्स को, जैसे कि मैं बात करूं, ये हो गया आपका स्टमक वाला रीजन, यानी कि क्या आपका आमाशय वाला हिस्सा, ये छोटी आंत वाला हिस्सा, ये बड़ी आंत वाला हिस्सा, जब ये सभी एक साथ हैं तो ये क्या काम कर रहे हैं? भोजन के पाचन का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके शरीर में जितने भी तंत्र हैं, उसके जो भी अंग होंगे, जब वो सभी मिलकर किसी एक कार्य को, यानी कि किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोला जाता है। समझ गए हैं? यहां तक हम पूरी कहानी को जो है वो समझ चुके हैं कि क्या होगा कि जब भी मानव में हम किसी सिस्टम की बात करेंगे, दैट्स मीन्स कि उसमें हमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि सिस्टम किससे मिलके बना है? ऑर्गन्स से मिलके बना है। और इस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और वो फंक्शन क्या होगा? वो इसके कार्य पर निर्भर करेगा। तो टॉपिक का नाम है आपका परिसंचरण तंत्र, जैसा कि आपके टॉपिक में लिखा है परि, और दूसरा नाम है संचरण। ठीक, या हिंदी में, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं दोनों ही भाषाओं में अगर बात करूं तो परि का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम पर्यावरण की, जब परिभाषा पढ़ते थे, जब हम बचपन में थे, तो पर्यावरण की परिभाषा में क्या पढ़ा करते थे कि परि धन आवरण क्या बनता है? पर्यावरण। इसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा परिक्रमा, इसी तरीके से नाम सुना होगा आपने परिमाप। तो आखिरकार ये परि शब्द का अर्थ क्या होता है? परि का मीनिंग होता है चारों ओर। ठीक, परि शब्द का अर्थ क्या हो गया? चारों ओर। और संचरण का मतलब, अगर आप इस शब्द को संचार से लेंगे तो संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होना? किसी चीज का मूवमेंट करना या घूमना। तो संचरण का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? घूमना। तो इसी तरीके से सर्कुलेशन का मीनिंग क्या हुआ? सर्कुलेशन का मीनिंग हो गया एक जगह से किसी दूसरी जगह का क्या होना? ट्रांसफर होना। या तो अब मुझे ये बताइए कि परिसंचरण आखिरकार आपकी बॉडी में क्या परिसंचरित होता है? कभी आपने ये देखा है कि आपका हृदय परिसंचरित हो रहा है, यानी कि आपका जो हार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? ऐसा नहीं है। क्या आपकी किडनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी प्लेस पर स्टैटिक हैं, बट एक ऑर्गन ऐसा है जो क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है? ये क्या बात हो रही है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं किसकी? ब्लड की। एक ही हमारी बॉडी में ऑर्गन ऐसा है जो क्या करता है? पूरी बॉडी में फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्या रीजन है इसके फ्लो करने का? अगर मैं या आप भी अपनी जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो बिना जगह नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ये ब्लड भी जब आपकी पूरी बॉडी में, ये देखिए जिस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, तो इसके पीछे का भी क्या है? कोई ना कोई कारण जरूर है। और इसका कारण ये है कि मानव में ये जो परिसंचरण तंत्र है, ये जो रक्त का बहने का कारण है, यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आपके शरीर में आवश्यक जो भी पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनको पूरे अंगों तक, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, और सारे ऑर्गन्स को वर्किंग करने के लिए, फंक्शन करने के लिए किसकी नीड है? एनर्जी की नीड है। बट ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एनर्जी मिलती है हमें किसके थ्रू? इस ब्लड के थ्रू। यानी कि ये ब्लड जो है वही एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है? एनर्जी से लेके जो भी आपके एसेंशियल सब्सटेंस है, उन सभी को फ्लो करने का रीजन कौन है? आपका ब्लड। चलिए, अभी मैंने बोला कि ये सिस्टम से मिलके बना होगा, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो करेगा? सोच के देखिए कि अगर आपको एक ट्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उस ट्रेन को ले जाना है, और उस ट्रेन में क्या है? बहुत सारी चीजें जो है वो आप भर कर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस चीज में सारी चीजों को भर कर ले जाना चाहते हो वो तो तैयार है, यानी कि आपके पास ट्रेन है। ट्रेन क्या है? मान लीजिए कि ब्लड को हमने एज अ एग्जाम्पल मान लिया कि जो रक्त है वो आपका ट्रेन का फंक्शन करता है। बट ये जो ट्रेन वाला फंक्शन है, तो क्या आप एक ट्रेन को सड़क पर दौड़ा सकते हैं? मैं बोल रही हूँ, क्या एक आप ट्रेन को रोड पर चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्रेन को चलाने के लिए आपको एक ट्रैक की जरूरत है, एक पैसेज की जरूरत है, यानी कि एक मार्ग की आवश्यकता है। और वो मार्ग क्या होगा? यानी कि जब तक प्रॉपर पटरियां नहीं होंगी, आपकी ट्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। इसी टाइप से जब आपको ब्लड बॉडी में फ्लो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक पैसेज बनाना पड़ेगा। मे बी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ये पैसेज नहीं होता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनमें ये जो ब्लड है वो इसी पैसेज में क्या होता है? फ्लो करता है। तो अगर ये पैसेज नहीं होगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा। यानी कि पहला अंग हो गया आपका क्या? ब्लड।
दूसरा अंग हो गया आपका क्या, रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो यहां लिख लेते हैं हम। इस परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग मानव के जो हैं वो शामिल हैं। पहला तो परिसंचरित क्या हो रहा है, तो परिसंचरित हो रहा है रक्त, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो हो रहा है। वो कौन फ्लो हो रहा है, ब्लड। ठीक, इस ब्लड को फ्लो करने के लिए आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, तो इस ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है रक्त की वाहिकाएं। ठीक, या इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड वेसल, जिनमें ये ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। ठीक, और इसके बाद जिस तरीके से एक ट्रेन में जो है वो लोडिंग और डीलोडिंग के लिए स्टेशंस होते हैं बीच बीच में, उसी तरीके से आपकी बॉडी में कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, किस तरीके से ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर इन होगा, CO2 कहाँ से बॉडी के बाहर होगा, तो इसी तरीके से उसकी लोडिंग और डीलोडिंग के लिए एक मशीन का सिस्टम का काम बनाया है। यानी कि यहाँ पर हम क्या बताएंगे, हृदय, यानी कि आपका क्या, हार्ट की बात की जा रही है। ये 3 ऑर्गन जो हैं वो आपको आपके इस सिस्टम में स्टडी करने हैं। जब ये तीनों की स्टडी हो जाएगी तभी इसको क्या बोला जाएगा, परिसंचरित तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। पूछा जाता है मानव का मुख्य परिसंचरित अंग कौन सा है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता हो, मूवमेंट करता हो, बट एक ही ऑर्गन ऐसा है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और वो क्या है, आपका ब्लड। चलिए आगे देखते हैं हम इस पूरे ब्लड के बारे में। जो बातें मैंने आपको बताई वो देखेंगे कि जो ब्लड है वो क्यों फ्लो करता है। इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स अ सिस्टम वर्क फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। ठीक, आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन यानी कि जो भी पोषण वाले पदार्थ हैं उनका ट्रांसफर करने के लिए, गैसेज यानी कि आपकी बॉडी से जो भी ऑक्सीजन है, CO2 है, उसका ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन, यानी कि मैं बात कर रही हूं किसकी, पोषण वाले पदार्थों की, पोषक पदार्थ, गैसों की, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी, जो भी आपकी बॉडी में ऐसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट चीजें बनी हैं, तो आखिरकार उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन मदद करता है, आपका ब्लड जो है इन सारे पदार्थों को अपने में सॉल्यूबल करके यानी कि खुद में इन्वॉल्व करके ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, किडनी तक के पास कौन छोड़ के आता है, तो आपका ब्लड छोड़ के आता है। देन किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करके, तो जो आवश्यक है वह आपके रक्त में रह जाता है, और जो अनावश्यक चीजें हैं यानी कि जो अननेसेसरी मटेरियल्स हैं वो आपकी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव में जो भी आपके कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुकोशिकीय हैं, मल्टीसेल्युलर हैं, उनमें पोषक तत्व हों, गैसेस हों, उत्सर्जी पदार्थ हों, इन सब के परिवहन के लिए तंत्र कार्य करता है जिसका क्या नाम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां बताया है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन फंक्शन कौन कर रहा है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंस दिस वर्क इज मेनली डन बाय थ्रू द ब्लड। अभी देखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो इसमें ब्लड है, क्योंकि वही पूरी बॉडी में सारी चीजों को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है और वहां से वापस लेके आता है। तो मेन अगर मैं बात करूं ऑर्गन की तो कौन है, हार्ट। तो दैट्स वाई कभी कभी हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोल देते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी है या फिर इसको जो डिस्कवर किया है वो कौन है, विलियम हार्वे। किसने किया है, मानव में या फिर रक्त रुधिर परिसंचरण की जो खोज है वो किसने की है, आपकी विलियम हार्वे ने। कब की है, 1628 में। कब की है, सन 1628 में जो है विलियम हार्वे के द्वारा पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया, और यह भी बताया गया कि इस रक्त के माध्यम से आपके शरीर में या बहुकोशिकीय जो प्राणी हैं या मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन, मिनरल्स, जो भी तुम खा रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने मान लीजिए कोई भी एक ऐसी चीज खाई, मान लीजिए कि आपने कैल्शियम से भरा हुआ कोई पदार्थ खाया, आपने कुछ भी खाया, पालक खाया, तो पालक में प्रेजेंट क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन आपकी बॉडी इसको यूज कैसे करेगी, ये खाना जो है वो आपके रक्त में पहले मिलेगा और रक्त के माध्यम से आपके पूरे शरीर में जो है वो पहुंचाया जाएगा, तब जाके आपका पूरा शरीर जो है वो कार्य करता है। ठीक, चलिए, तो विलियम हार्वे
1628। मैंने बोला 3 ऑर्गन हैं, कौन कौन से? पहला आपका रक्त है, दूसरा है आपकी रक्त की वाहिकाएं और तीसरा है आपका हृदय। जब ये तीनों चीजों को हम एक साथ पढ़ेंगे तभी आपका कंप्लीट होगा क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये किसकी इमेज है? यही है आपके किसकी इमेज? ब्लड की इमेज। आमतौर पर जब भी हमें ब्लड का नाम याद आता है तो हमारे सामने वही एक लाल कलर का जो यानी कि रेड कलर का जो आपका लिक्विड होता है बस वही दिखता है और हम उसे क्या मानने लगते हैं कि वही ब्लड है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके ब्लड का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपके ब्लड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है। यानी कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इस रक्त में, तो जरा गौर से देखिए। ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिक्विड मटेरियल है, कुछ सॉलिड मटेरियल है, यानी कि कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी चीजें। तो ये हो गया किसका डायग्राम? आपके ब्लड का। तो ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या ब्लड क्या है? आपका मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, किसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो आपका हृदय है यानी कि मानव का जो हार्ट है उसको क्या किया गया है? उसका बाइसेक्शन करके यहाँ दिखाया गया है। ये आपके हार्ट की एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी किसी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और ये है आपका क्या? एक हार्ट, यानी कि वो मशीन जो लोड और डीलोडिंग में क्या करती है? हेल्प करती है। तो इसकी स्टडी भी आपको इस सिस्टम में जो है करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो ये दिख रही है आपको आर्टरी और वीन। आर्टरी और वीन का मतलब आपको ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपके शरीर में दिखाया है, इसको हिंदी में कहेंगे आर्टरी को धमनी और वीन को क्या कहा जाएगा? शिरा। यह आपके रक्त को एक जगह से दूसरी जगह, इसी में जो आपका रक्त है वो क्या होता है? फ्लो होता है। तो ये दिख रही है आपको क्या? आपकी वीन यानी कि शिरा। इसके अंदर कैसा? CO2 वाला जो ब्लड है वो फ्लो होता है। और ये है आपकी आर्टरी जिसके अंदर आपका क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है? फ्लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त ब्लड जो है। तो इस तरीके की आपकी बॉडी में क्या होती है? कुछ स्ट्रक्चर होता है जिन्हें आप क्या कहते हैं? शिरा और धमनी। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन हो गए? 3 ऑर्गन हो गए जिनकी स्टडी आपको करनी है। पहले मैंने क्या बोला? ये है आपका रक्त यानी कि ब्लड, इसकी स्टडी। दूसरा हो गया आपका क्या? हार्ट। और तीसरा हो गया आपका शिरा और धमनी। कॉमन सी बात है या संभावित सी बात है कि जब ये 3 अंग होंगे तो इन तीनों अंगों में अगर कभी भी कोई भी विकार हुआ, मान लीजिए कि इस जो रक्त की जो संरचना बनी है, इस संरचना में कोई भी चीज घटती या बढ़ती है, तो इसके घटने या बढ़ने से क्या हो सकता है? आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी हो सकती है। मैंने आपको बोला कि जैसे इसमें बहुत सारी कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो इनमें लाल रक्त कणिकाएं भी हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इनमें प्लेटलेट्स भी हैं। तो किसी के घटने से, किसी के बढ़ने से इनमें किसी भी प्रकार की क्या हो सकती है? बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित बीमारियां जैसे कि आपका एनीमिया हो गया, ठीक, हीमोफीलिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, इस प्रकार के कुछ रोग हैं। ठीक, जैसे कि डेंगू में क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, कुछ बीमारियां हैं। ठीक, मलेरिया आपकी RBC को प्रभावित करता है। तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर मैं हृदय की बात करूं तो इससे आप सभी अवगत हैं कि हार्ट अटैक जैसे कुछ रोग हैं या हृदय से संबंधित कुछ खुद के विकार हैं, तो वो यहाँ पर किए जाएंगे, क्या स्टडी किए जाएंगे। अगर मैं इनकी बात करती हूँ आपसे, आर्टरी और धमनी, इनमें किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस होने से क्या रोग हो सकता है? आप सोच के देखिए कि यही वो क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। अचानक से सोच के देखिए कि कभी इनमें से ब्लड जो है वो क्या होना, पीछे से जो ब्लड है वो आना ही क्या हो जाए? बंद हो जाए, या बीच में कोई मार्ग कैसा हो जाए? अवरोध हो जाए। जब यह मार्ग बीच में अवरोध हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा, तो आपका जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर इनमें विकार हुआ या इनमें कोई अवरोध पैदा हुआ तो इससे भी संबंधित कोई ना कोई रोग होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक क्या है? ऑर्गन है, यानी कि क्या? हार्ट, आपका ब्लड है। तो ब्लड जो है जब पूरी बॉडी में आपका क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार मानव के शरीर में ये जो रक्त है वो बनता कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये फॉर्मेशन होता है तो कहाँ होता है। पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ, आपसे ब्लड के बारे में बात करने वाली हूँ यहाँ। तो पहले कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, क्या है, किस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। चलिए सबसे पहले
रक्त के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है आपका ब्लड, ये पहला पॉइंट है आपका। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि जैसे कि हमने देखा था कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसी तरीके से स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा आपका, हीमोसाइटोमीटर, ठीक, हीमोसाइटोमीटर, सॉरी हेमेटोलॉजी, क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी, ठीक। आपका ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी, ठीक। चलिए, हेमेटोलॉजी जो है वो मानव के रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ये रहा आपका हेमेटोलॉजी, ठीक। ब्लड कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मानव में अगर रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं तो रक्त को मापने का एक यंत्र है जिसका क्या नाम है, मेजरिंग ऑफ ब्लड मशीन, यानी कि ब्लड को मेजर करने की जो मशीन है, ठीक, मेजरिंग मशीन ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा, तो मेजरिंग मशीन ऑफ ब्लड कहलाएगा आपका हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, ठीक। इसके बाद ये हो गया आपका हीमोसाइटोमीटर यानी कि ब्लड को मेजर करने की मशीन का नाम, ठीक। कैसा है ब्लड, तो अभी मैंने आपको ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि रक्त आपको कैसा दिखा, तो रक्त जो है वो कैसा है, रक्त कैसा दिखाई दे रहा है, अर्ध तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अर्ध तरल पदार्थ है, ठीक, यानी कि सेमी लिक्विड स्टेट में है। किस तरीके का है, सेमी लिक्विड स्टेट में है, ठीक। और अगर मैं बात करूं इसके नेचर की तो ये कैसा है, इसका जो नेचर है वो क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि क्या, बेसिक प्रकृति का है, ठीक। अगर बेसिक प्रकृति का है तो आप कैसे बताएंगे कि ये क्षारीय है या एसिडिक है, तो आपको पीएच बताना पड़ेगा। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा इसका, 7.4। तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है, ठीक है, जो किस तरीके का है, आपका सेमी लिक्विड, मतलब आपके सेमी लिक्विड प्रेजेंट है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। मेजरिंग मशीन ऑफ ब्लड क्या है आपकी, हीमोसाइटोमीटर है, ठीक। आते हैं ये, सबसे पहले हमने यहां देखा एक ब्लड की जो इमेज देखी हमने, ये रही। ये ब्लड की इमेज अगर हम देखें तो आपको इसमें कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड दिख रहा है और कुछ पार्ट जो है वो आपको इसमें सॉलिड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कि इसका सॉलिड पार्ट कौन सा और इसका लिक्विड पार्ट कौन सा। तो पहले थोड़ा सा याद करेंगे कि चाय जिस तरीके से बनती है, आपने चाय बनते हुए देखी होगी, तो चाय को जब आप छन्नी से छानते हैं तो कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ऊपर रह जाता है चाय की छन्नी के, और कुछ छन के जो है वो आपके कप में आ जाता है। तो जो छन के आपके कप में आ जाता है वही क्या करता है, तुम्हारे चाय को तरल बनाता है या फिर लिक्विड बनाता है। अगर मान लीजिए कि वो पानी या दूध ना हो उसमें, तो वो कैसा रहेगा, पूरा ठोस पदार्थ रहेगा। तो ये जो पानी वाला मटेरियल है ये क्या कहलाता है, रक्त का, ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं प्लाज्मा। इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और ये जो आपको चाय जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ आपको चाय पत्ती जैसा आकार दिख रहा होगा, तो चाय पत्ती क्या करती है, चाय में रंग देने का कार्य करती है। तो भाई ऐसा रक्त में भी तो कुछ उपस्थित होगा, रक्त में उपस्थित है कौन, आपकी चाय पत्ती। चाय पत्ती मतलब क्या, आरबीसी। और यही आरबीसी बेटा क्या करती है, आपके रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको ये दिख रहा है कुछ ऐसा आकार, इनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इनको क्या कहा जाता है, WBC, ठीक। ये अदरक जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इनको कहते हैं हम प्लेटलेट्स। क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। इनके हिंदी में भी नाम बिल्कुल सरल हैं। लाल को क्या कहते, रेड ब्लड, ब्लड को रक्त, और सेल्स को कोशिका या कणिका, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका, यहाँ पर WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, तो श्वेत रक्त कणिका। और यहां आपका अगला हो गया प्लेटलेट्स, यानी कि क्या, रक्त के बिंबाणु। इसको क्या कहा जाता है, रक्त बिंबाणु, ठीक।
ये हो गया आपका यहाँ तक। तो हमने क्या देखा, रक्त के दो पार्ट। अभी आपको जो डायग्राम से दिखाई दे रहे हैं कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि ये जो रक्त है, ये रक्त एक नलिका में जो है वो बह रहा है। ये आपकी नलिका है, ये नलिका को हमने क्या कर दिया, इसको कट किया, यानी कि इसका बाइसेक्शन किया, तो देखा कि इसके अंदर से क्या दिखाई दे रहा है, आपको रक्त दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लड है कितने पार्ट में दिखा आपको, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक जो है वो इसका लिक्विड पार्ट है, जो क्या हो गई आपकी चाय, और दूसरा पार्ट जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है वो ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हमने इसको, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही थी, ये क्या हो गई आपकी WBC। और WBC का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, इसी तरीके से RBC का, RBC में है आपका रेड ब्लड सेल। ठीक, ये हो गया रेड ब्लड सेल, ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक, और ये रक्त का कैसा पार्ट है, तो ये रक्त का फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी कि क्या, ये रक्त का हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठोस पार्ट है। ठीक, ये रक्त का कैसा पार्ट है, ठोस वाला पार्ट है। और रक्त को जो लिक्विड पार्ट प्रदान कर रहा है वो कौन सा है, तो द्रव, जो हमने देखा ना अभी, रक्त कैसा है, अर्ध तरल जो है, किस स्टेट का होता है, अर्ध तरल प्रकृति का होता है। तो ये अर्ध तरल की वजह से, तो ये द्रव जो है आपका लिक्विड स्टेट जो है वो इस प्लाज्मा की वजह से आपको मिलती है। ठीक है, तो हमने ये देखा एक ब्लड का कंपोजिशन, एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका प्लाज्मा, और ये हो गई आपकी इतनी चीजें। ठीक, अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि रक्त में कितने प्रतिशत ये भाग है, कितना % ये वाला भाग है, तो इसको समझते हैं कि प्लाज्मा जो है पूरे रक्त का, अगर मैं बात करूं टोटल की, तो पूरे रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है वो आपका प्लाज्मा है, तो लगभग 55% के करीब। कितना, लगभग 55% के करीब जो है वो आपका क्या होगा, प्लाज्मा होगा। कितना %, 55। और बाकी की ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये कितने प्रतिशत भाग में, 45% में। कितने % में, 45% भाग में जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका ये जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, और बाकी की जो है ये 55% भाग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक बार रक्त के स्ट्रक्चर को जो है वो समझ लिया है। ठीक, अभी हार्ट के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, वीन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, समझ गए रक्त के अंदर क्या है, कैसा है, ये सब अभी देखेंगे। लेकिन एक प्रोसेस का नाम आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हीमोपोएसिस। ठीक है, हीमोपोएसिस यानी कि क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, तो भाई सबसे पहले ही लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। समझ गए आप, यानी कि रक्त की कोशिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोएसिस कहलाती है। रक्त की कोशिकाओं के बनने की क्रिया मतलब RBC का बनना, WBC का बनना, प्लेटलेट्स का बनना, इन सब के बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, हीमोपोएसिस कहलाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, अब एक एक करके जरा इसको समझते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रारंभिक भ्रूण में यह क्रिया, सुनिए जरा, जो भी मनुष्य है या जो भी जीव है वो प्रारंभ में कहाँ जन्म लेता है, ऐसे तो डायरेक्टली जन्म ले नहीं लेता है, तो वो पहले 9 महीने तक क्या होता है, अपने माँ के गर्भ में जो है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है, यानी कि उसका विकास होता है। तो आखिरकार जो प्रारंभिक भ्रूण है, भ्रूण मतलब जो प्रारंभिक क्या है आपका, अभी डेवलपमेंट जिसका होना शुरू हुआ है, तो उसमें रक्त की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसमें रक्त की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, यॉर्कशैक। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये यॉर्कशैक क्या है, ये है आपका जाइगोट। इस जाइगोट में ही क्या होंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, और ये जो हिस्सा है, ठीक, यहाँ वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से को क्या कहते हैं, यॉर्कशैक। ठीक, यानी कि इस हिस्से में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है जब भ्रूण अवस्था में होता है बच्चा। इसके बाद जो है इसका निर्माण कहाँ होना शुरू होता है, रक्त में। ठीक है, क्या पहले बोला प्रारंभिक भ्रूण में, तो यह क्रिया कहाँ होगी, यॉर्कशैक में, और इसके बाद यह निर्माण कहाँ होने लगता है, लीवर में। जब खुद लीवर का डेवलपमेंट यानी कि लीवर का विकास जब हो जाएगा उस भ्रूण में, तब उसमें क्या हो जाएगा, रक्त का निर्माण भ्रूण में होने लगता है। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला, इन द अर्ली एम्ब्रियो, क्या है आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखिएगा, इन द अर्ली एम्ब्रियो दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन यॉर्कशैक। ठीक, देन लेटर द लीवर, ये चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
3 से 7 महीने के भ्रूण में, प्रारंभ की बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब 3 से 7 महीने के भ्रूण में यह क्रिया प्लीहा में संपन्न होती है। प्लीहा क्या होती है, स्प्लीन क्या होती है? आपके आमाशय के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, स्प्लीन कहा जाता है। मैं आगे आपको डायग्राम में भी यॉर्क सैक का डायग्राम और आगे चल के आपको स्प्लीन का डायग्राम भी जो है वो क्या करूंगी, शो करूंगी, ठीक है। बस अभी के लिए समझते जाइए। स्प्लीन में कहा 3 से 7 महीने का जो भ्रूण होगा, यह प्रक्रिया उसमें कहां होगी, स्प्लीन में होगी। और अर्ली अगर मैं जायगोट की बात करती हूँ या भ्रूण की बात कर रही हूँ, एम्ब्रियो की, तो इसमें पहले यॉर्क सैक में और उसके बाद आपके यकृत में यह क्रिया जो है वो संपन्न होगी, ठीक। इसके बाद शिशुओं से लेकर वयस्क। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिशु यानी कि क्या, जो आपके क्या है यहाँ पर इन्फेंट और अडल्ट जो हैं, इनमें यह क्रिया यानी कि शिशु से लेकर यह क्रिया कहाँ होती है, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक। यानी कि क्या लिखा हुआ है, रेड बोन मैरो में यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कौन सी क्रिया, किसकी बात कर रहे हो, रक्त की कोशिकाओं के बनने की जो क्रिया, आखिरकार ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनती कहाँ है, उनकी बात हो रही है कि अगर वो भ्रूण में है कोई, तो भ्रूण में कहाँ बनेगी, यॉर्क सैक में। उसके बाद थोड़े दिन के बाद डेवलपमेंट हो जाएगा लीवर का, तो कहाँ बनेगी, लीवर में। इसके बाद 3 से 7 महीने का अगर कोई भ्रूण है या एम्ब्रियो है, तो उसमें कहाँ बनेगी, स्प्लीन में। और जब वो क्या हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, यानी कि शिशु से लेके वयस्क तक यह क्रिया कहां संपन्न होती है, आपकी रेड बोन मैरो में संपन्न होती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये रेड बोन मैरो क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि रेड बोन मैरो क्या है। उल्लेखनीय है कि लाल अस्थि मज्जा क्या है, लाल अस्थि मज्जा एक प्रकार का, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये क्या है, ऊतक है, ठीक है। रेड बोन मैरो इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। समझ रहे हैं आप कि जो आपका लाल अस्थि मज्जा है, ये एक प्रकार का ऊतक है जो कुछ हड्डियों के अंदर पाया जाता है। समझ गए आप, मैंने क्या बोला, कुछ हड्डियों के अंदर पाया जाता है। समझ रहे हैं, इसको समझेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके की आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर है, इस हड्डी में जो है वो आपका एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एक प्रकार का ऊतक है, और ये यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इसको आपने क्या नाम दे दिया है, इसको हमने नाम दे दिया है क्या, क्योंकि ये किनारे तरफ कैसा होता है, रेड कलर प्रेजेंट होता है, ये रेड बीच में यहाँ किनारे तरफ, और इसके बाद ये जो बीच में है वो आपको येलो कलर दिखाई देगा। इसको कहते हैं येलो बोन मैरो और साइड में कहते हैं रेड बोन मैरो। तो कहाँ निर्माण हुआ, रेड बोन मैरो में होगा आरबीसी का निर्माण, और आपके येलो बोन मैरो में निर्माण होगा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। समझते हैं आगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ हड्डियों में जो है वो इसका निर्माण होता है, यानी कि शरीर की जो भी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें क्या होता है, इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए इन हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियां शामिल हैं, तो आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी, इसके अलावा आपकी पसलियां, स्टर्नम, फीम, पेल्विस यानी कि जो आपकी फीमर हो गई, ठीक है, या पेल्विस हो गई, इस तरीके की कुछ जो हड्डियां हैं वो इनमें क्या मिलेगा आपको, आपकी स्कल, रिब्स, स्टर्नम, फीम, पेल्विस। यहाँ आपके किसका निर्माण होगा, रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए आपके सामने लिखा है हेमेटोपोएसिस, ठीक है, हीमोपोएसिस भी बोल सकते हो आप, या फिर हेमेटोपोएसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हेमेटोलॉजी मतलब क्या, रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। और हीमोसाइटोमीटर मतलब क्या होता है, रक्त को जो मेजर करने की जो मशीन है उसका क्या नाम है, आपका हीमोसाइटोमीटर। ये देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि रेड बोन मैरो में जो है वो इसका निर्माण होता है, इसमें रेड बोन मैरो में। तो बोन मैरो क्या है, सबसे पहले ये दिख रही है आपको एक हड्डी का स्ट्रक्चर, ठीक, ये आप सभी की प्यारी सी हड्डी, इस प्यारी सी हड्डी में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरी हड्डी, और इस पूरी हड्डी में जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको बोन मैरो। ये क्या नाम दिया है यहाँ, बोन मैरो, ठीक। ये जो द्रव दिख रहा है इसी को क्या कहेंगे, बोन मैरो। और ये बोन मैरो आखिरकार ये कैसे बनती हैं, इस बोन मैरो से सबसे पहले एक स्टेम सेल बनेगी, इसको कहेंगे हेमेटोपोएटिक, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल्स आर दी सेल, यानी कि स्तंभ कोशिकाएं मानव शरीर की उस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, या वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें मानव शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तित होने की क्षमता होती है, ठीक है। स्टेम सेल्स आर दी सेल्स विच हैव द
कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, यानी कि दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, लेकिन इनमें पावर होती है कि ये ह्यूमन के किसी भी ऑर्गन की सेल टाइप में खुद को कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि एमपीपीएससी मेंस में एक टॉपिक दिया है आपको बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर मैं यूपीएससी की बात करती हूँ तो यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, टॉपिक होता है जिसको बायोटेक कहते हैं। और बायोटेक में ये जो स्टेम सेल हो गई, क्लोनिंग हो गया, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही क्या होती हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं वहां पर, जिनसे प्रश्न लगभग आना हर बार क्या होता है, तय होता है। तो आप ये बस यहाँ के लिए आप याद रखिएगा क्या कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो से पहले एक ही प्रकार की कोशिका बनेगी और यह कोशिका कैसी होगी, इसमें ये क्षमता होगी, यानी इस सेल में ये कैपेसिटी होगी कि ये ह्यूमन की किसी भी टाइप की सेल में खुद को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो देखिए यहां से बनी एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ने अपने आप को कन्वर्ट किया कितनी सेल्स में, ये देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रही है एक सेक्टर, और फिर यहां पर इसको मैं दूसरे, ये देखिए ये एक सेक्टर और ये दूसरा सेक्टर, यहां आप देख रहे होंगे तो यहां पर बना है लिम्फॉइड, क्या बना है, लिम्फॉइड प्रोगेमिनेटर सेल, यानी कि ये एक लिम्फॉइड सेल बनी। ये लिम्फॉइड सेल से यहाँ पे दो आपकी बन रही है, एक टी सेल और एक बी सेल, और यहाँ पर आपको इरिथ्रोसाइट यानी कि ये बन गई आपकी क्या, आरबीसी। ठीक, इसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ से ये जो बन गई है आपकी क्या बनी है, इसको बोलेंगे माइलॉइड आपकी सेल, एक बनी है माइलॉइड सेल, और यहाँ बनी एक लिम्फॉइड, एक माइलॉइड और एक लिम्फॉइड। लिम्फॉइड से क्या बना है, टी सेल और बी सेल, लिम्फॉइड से क्या बना है, पी सेल और टी सेल और बी सेल, और यहाँ पे आपके माइलॉइड से क्या बना है, पहले एक सेल, और एक सेल से कितनी सेल्स बनी है, यहाँ देखिए जैसे ये इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या हो गया आपका, इरिथ्रोसाइट मतलब हो गया आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। फिर इसके बाद ये यहां से क्या बन गई, तो अब आपको यहां पर पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका, इस तरीके का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका प्लेटलेट्स का। क्या नाम है इनका, प्लेटलेट्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये क्या नाम है इनका, प्लेटलेट्स। ये आरबीसी होगी। इरिथ्रोसाइट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट को साइंटिफिक लैंग्वेज आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, इरिथ्रोसाइट है। ठीक है, अब देखिए ये प्लेटलेट्स हो गया, ये आरबीसी होगी, लेकिन अभी हमें डब्ल्यूबीसी दिखाई नहीं दी। जरा देखते हैं ये क्या नाम लिखा है, इसको लिखा हुआ है मोनोसाइट। क्या लिखा है, मोनोसाइट। दीज आर न्यूट्रोफिल्स। यहां से एक और टाइप बना बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स के बाद अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है आपका इओसिनोफिल्स। क्या दिखाई दे रहा है, इओसिनोफिल्स। तो ये देखिए ये है आपकी चार टाइप की क्या सेल्स, समझिएगा ध्यान से, ये हो गई आपकी चार टाइप की सेल्स। क्या है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। और यहाँ आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये दिखी है आपको एक तो टी सेल और ये लिखी हुई है आपकी बी सेल। दीज आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। दीज आर द टाइप ऑफ क्या है आपकी, लिम्फोसाइट का ये टाइप है। लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के एक प्रकार का क्या नाम है आपके, लिम्फोसाइट है। अभी मैंने क्या बोला, इस बात को पूरा फिर से रिवाइज करते हैं, लेकिन अभी के लिए 2 मिनट समझते जाइए। मैंने क्या बोला, ये टी और बी सेल किससे बनी है, लिम्फोइड से बनी है। और लिम्फोइड को अगर मैं बात बोलूं कि डब्ल्यूबीसी में एक टाइप है जिसका क्या नाम है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या है आपकी, डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट जो है वो कितने टाइप की होती है, आपका आंसर होगा 2 टाइप की, एक होती है टी सेल और दूसरी होती है बी सेल। ठीक, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। मैंने ये जो चार आपको यहाँ बनाई है इनके बारे में नहीं बताया अभी, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, और ये हो गया आपका इओसिनोफिल। ये तीनों जो हैं, यानी कि ये जो चारों हो गई, ये भी आपकी टाइप हैं किसके, डब्ल्यूबीसी के। समझ गए, मैंने बोला डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये बनी कैसे हैं, यहाँ हमने इसको देखा है। ठीक,
चलिए इसको एक बार थोड़ा सा और रिपीट करते हैं, फिर से समझते हैं कि मैंने क्या बोला, किस तरीके से आपकी बॉडी में जो है वो किसका निर्माण होता है, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्योंकि हीमोपोइसिस मतलब क्या, जिसमें आपके शरीर में या मानव के शरीर में किसका निर्माण होना, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होना हीमोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मानव के शरीर में रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या चीज है, अभी आप समझ चुके हैं कि बोन मैरो का मतलब होता है मानव के कोई हड्डी, इस हड्डी के अंदर कोई द्रव उपस्थित होता है। हड्डियां कैसी हैं आपकी, कुछ निश्चित हड्डियां होंगी मानव में, इन निश्चित हड्डियों में क्या होगा, इनके अंदर एक द्रव उपस्थित होगा। ये द्रव क्या कहलाता है, बोन मैरो। इस बोन मैरो से क्या बनती है, इस बोन मैरो से सबसे पहले इस बोन मैरो में बनती हैं आपकी कुछ स्तंभ कोशिकाएं। स्तंभ कोशिकाएं मतलब स्टेम सेल्स। अभी बताया स्टेम सेल्स आर दीज सेल्स विच हैव द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल। इतना क्लियर हो गया, यानी कि स्तंभ कोशिकाएं मानव की उस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें मानव शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तित होने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बोन मैरो से बना स्टेम सेल। ठीक, ये स्टेम सेल फर्दर डिवाइड होगी कितने टाइप में, अपने आप को इसने कन्वर्ट किया पहले दो टाइप में, एक यहां से और दूसरा यहां से। यहां से जो नाम मिला इसको बोलेंगे माइलॉइड स्टेम सेल। ठीक, और दूसरे को बोलेंगे लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। ठीक, एक हो गया माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, एक हो गया लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। ज्यादा किससे बन रही है, लिम्फोइड जो है वो आगे चल के फिर से दो प्रकार में बट गया, एक ये और दूसरा ये। यहां से बनी टी कोशिका और यहां से बनी बी कोशिका, और ये टी और बी का क्या नाम कह सकते हैं, ये टाइप है आपके इसके लिम्फोसाइट के। और लिम्फोसाइट किसका प्रकार है, आप याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट प्रकार है डब्ल्यूबीसी का। ठीक, तो एक डब्ल्यूबीसी की एक कोशिका के दो प्रकार, लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी, इसके दो प्रकार टी सेल और इसके दूसरा प्रकार बी सेल। आपने सुना होगा कि टी सेल और बी सेल जो है वो मानव में एंटीबॉडी का उत्पन्न, यानी कि एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होता है, इनकी वजह से ही होता है। चलिए यहां आते हैं नेक्स्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया लिम्फोसाइट, यहां है माइलॉइड। अब सुनिए जरा, ये जो यहां से आपका आया था, ये जो स्टेम सेल थी, इसने ये कोशिका बनी। ठीक, यहां पर ये बनी और इसके बाद इसने अपने आप को कई प्रकार में विभाजित किया। यहां से सिर्फ दो में हो रही थी, यहां इसने कई प्रकार में। पहला जो आपको यहां दिख रहा है ये लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट, और एरिथ्रोसाइट को हमने बोला ये साइंटिफिक नेम होता है किसका, आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद एक और प्रकार न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के बाद बेसोफिल, और बेसोफिल के बाद क्या दिख रहा है आपको, इयोसिनोफिल। और ये चारों जो हैं, ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, इन सबको क्या कहते हैं, ये हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, ये चारों किसके हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। ठीक, अब बच रहा है क्या, हमने ब्लड की सेल्स पढ़ी थी, लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा, बाकी की बची तीन में से दो तो हो गई, एक आरबीसी हो गई, दूसरी ये डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की हो गई, और अगला क्या है आपका प्लेटलेट्स। और ये रही आपकी प्लेटलेट्स जो कि यहां से एक ब्रांच निकली, और इस एक ब्रांच से इसने आपको अपने आप को परिवर्तित किया और क्या बनाया, प्लेटलेट्स। ठीक, तो यहां हमने देख लिया हीमोपोइसिस मतलब क्या लिखा है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। यहां आपको दिख गया बोन मैरो क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका हीमोपोइसिस। ये देखिए और स्ट्रक्चर आपके सामने आप क्लियर है कि किस तरीके से आपका बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये रही आपकी बोन की एक एनाटॉमी। अगर हम बोन को जो है बीच से थोड़ा सा कट करके देखेंगे अच्छे तरीके से, ये रही आपकी यहाँ से पूरी हड्डी, यहाँ से हमने इसकी एनाटॉमी की यानी कि इसको बीच से कट किया, तब आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको कहा जाता है येलो बोन मैरो। और अगर यहाँ पर आपको स्पॉन्जी बोन दिख रही होगी कुछ, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। क्या बोला जाता है, ये यहाँ से इसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको रेड बोन मैरो। ये ब्लड वेजल, ये स्टेम सेल, इस स्टेम सेल से बनी आपकी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में ये देखिए 5 प्रकार की हो गई आपकी। ठीक है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और फिर आपकी कौन सी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ये हो गई आपकी प्लेटलेट्स।
तो आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन है, यानी कि आपकी जो ब्लड की सेल्स हैं वो कहाँ बन गई, आपकी हड्डियों में है। और येलो बोन मैरो से क्या बना, WBC, और इस तरफ से क्या बना आपका RBC। इसको रेड बोन मैरो कहते हैं और इसको येलो बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, चलिए रक्त का संयोजन यानी कि क्या, इसको नाम देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या बोला जाएगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड आखिरकार किस किस से मिलके बना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब हमने ब्लड का डायग्राम देखा था। अब ये यहाँ थोड़ा सा कैसा होगा, इजी होगा हमारे लिए समझना। ठीक है, चलिए कंपोजिशन बताइए फटाफट से कैसा होगा। हम देख चुके हैं कि ब्लड का स्ट्रक्चर बिल्कुल चाय जैसा होता है, तो चाय जैसा था तो लिक्विड पार्ट है 55% भाग में क्या, प्लाज्मा। हिंदी में भी प्लाज्मा, इंग्लिश में भी प्लाज्मा। 55% भाग में क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और ये प्लाज्मा क्या करेगा, रक्त को कैसा फॉर्म देगा, तरल। कैसा देगा, तरल फॉर्म देगा। इसी में बहुत सारी चीजें क्या होंगी, मिलेंगी या घुल जाएंगी या सॉल्यूबल हो जाएंगी। ठीक है, अगला भाग क्या है आपकी, रक्त की कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। ठीक, अगला भाग क्या होगा, आपकी रक्त की कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। अब अभी देखा आपने कि ब्लड में कितने प्रकार की कोशिकाएं आपने बनाई, तो कुल मिला के कितनी कोशिकाएं बनाई, 3 प्रकार की। पहली कौन सी बनी, RBC। दूसरी कौन सी बनाई, WBC। और तीसरी कौन सी बनाई, ये हो गई RBC, ये WBC, और तीसरी थी आपकी प्लेटलेट्स। ठीक, तीसरी कौन सी थी, प्लेटलेट्स। हिंदी में भी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और आपके रक्त बिंबाणु। ठीक है, चलिए यहां तक भी आई थिंक तो सबको क्लियर होगा। ये हो गया आपका ब्लड या ब्लड का कंपोजिशन, हमने यहां तक देख लिया और इसको समझ लिया। 55% में प्लाज्मा, 45% जो है वो आपका क्या हो गया है, आपकी ब्लड सेल्स हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, प्लाज्मा। सबसे पहले क्या दिया है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में इतनी सारी चीजें जो है वो उपस्थित होती हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, इसका कंपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है। पहले हमें बात करनी है रक्त के इस भाग की जिसमें 45% क्या है, उपस्थित है। ये 45% का भाग अभी देखा आपने कहां से बना, आपके बोन मैरो से बना। यानी कि इस भाग का निर्माण कहां से हुआ है, बोन मैरो। और बोन मैरो अब आप जानते हैं कि क्या होता है, कि हड्डियों का वह हिस्सा जिसमें कुछ भाग कैसा होता है, तरल उपस्थित होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम शुरू कर रहे हैं क्या, आपकी ब्लड सेल्स। इनको क्या नाम देंगे, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो है वो किसी भी ब्लड में कितनी प्रतिशत भाग में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका वाला हिस्सा होगा। आप याद रखेंगे कि किसी भी ब्लड सेल्स में जो है वो आपका हिस्सा होगा उपस्थित कितना, 45% भाग में। कितने प्रतिशत भाग में, 45% भाग में जो है वो आपकी क्या होंगी, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी। चलिए कितने प्रकार की हैं, RBC पहले का नाम, दूसरे का नाम है WBC, तीसरे का नाम क्या है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की हैं। इनके बाद हमने चौथा प्रकार कोई नहीं देखा है, सिर्फ प्लाज्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले RBC, दूसरी है WBC, तीसरी है प्लेटलेट्स। RBC के कोई टाइप नहीं बताए हैं यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली बनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको नाम याद रखना जरूरी है कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं। तो आप लिखोगे कि RBC को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को क्या कहा जाता है, आपका ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है, WBC को कहेंगे ल्यूकोसाइट। ठीक, और यहां पर आपके प्लेटलेट्स को बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स को बोला जाता है क्या, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, क्या करता है ये, थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ये थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन और उसके साथ मिलके क्लॉटिंग का काम करता है, तो उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट, ये एरिथ्रोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट। इनको इंग्लिश में भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब RBC का तो कोई टाइप नहीं दिखाई दे रहा है, WBC के आपको यहाँ पर कुछ टाइप जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये रक्त की प्लेटलेट के भी कोई भी प्रकार आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं कि कितने प्रकार में आपका श्वेत रक्त कणिका जो है वो आपको 2 हिस्से में दिखाई दे रही है।
एक दिख रहा है कणिका युक्त कोशिकाएं और एक दिख रही है आपको कणिका, एक दिखेगा, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा आप ठीक करेंगे इसको, एक जगह लिखा है आपका अकणिका, है ना, तो एक जगह इसको सही कर लेंगे, एक में है आपका अकणिका युक्त और दूसरे में लिखा हुआ है कणिका युक्त कोशिकाएं, ठीक है। अकणिका युक्त कोशिकाएं और कणिका युक्त यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है और एक कुछ आपकी ऐसी सेल्स होंगी जिनमें कोई भी टाइप के ग्रेन्यूल आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको इमेज से एक बार समझते हैं। ये आपकी आरबीसी का डायग्राम है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो ये देखिए, मैं किस कण की बात कर रही हूँ आपसे, किस प्रकार के ग्रेन्यूल की बात कर रही हूँ, तो ये देखिए आपको जो इसमें इस तरीके के ये जो ग्रेन्यूल प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये बबल जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको इनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो जिनमें ये बबल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे होंगे, आपके कणिका युक्त हैं। तो कणिका युक्त देखिए जरा ध्यान से कितनी दिखाई दे रही हैं आपको, एक तो ये दिखाई दे रही है कणिका युक्त, एक ये दिखाई दे रही है कणिका युक्त और ये दिखाई दे रही है। जबकि लिम्फोसाइट आपको पता है दो प्रकार की थी, बी और क्या, टी और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोइड से बनी थी जो बी और टी, तो इसमें और आपको जो दूसरी है मोनोसाइट, इन दोनों में ही आपको क्या नहीं दिखाई देंगे, कण नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपकी प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो है आपके प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर रहेगा और ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, होगा आपका आरबीसी, यानी कि क्या मानव में आरबीसी का क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, क्या इनका मेन वर्क है आपके ब्लड में, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, कितनी इनकी ब्लड में संख्या होती है, इनका क्या काम है, और अगर कभी आरबीसी की मानव में कमियां हो जाए, कमी हो जाए तो ये क्या प्रभावित करती हैं या आपको इससे क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, आज तक हमने जो यहाँ तक पढ़ा है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और आगे का जो लेक्चर है वो हमारा आरबीसी पर रहेगा। थैंक यू सो मच।